हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो जो पेपर हमारा सितंबर 2022 में हुआ था, जिसको जून 2022 भी कहा जाता है, तो उस पेपर का जो इवनिंग शिफ्ट है यानी शिफ्ट नंबर 2 जो है, उस पेपर के अंदर जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया है, और आज पार्ट नंबर 2 में हम यूनिट नंबर 8 से लेकर यूनिट नंबर 13 तक जितने भी मैच टाइप क्वेश्चन आए हैं इस पेपर के अंदर उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, जो कि यूनिट नंबर 8 का है। तो देखो ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 8 से। लिखा है द टेबल लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ रेट्रो एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। इन दोनों के अंदर आपको बताया है रेट्रो एलिमेंट्स के बारे में, आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात की गई है एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस क्या होते हैं, नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस क्या होते हैं, और साइंस क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 8 से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस। तो देखो ये क्या होते हैं। यहां पर एलटीआर की अगर बात की जाए तो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस जो है क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि व्हाट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होता है डीएनए का वो पार्ट जो कि जंप कर सकता है, जंप करने के बाद वो कहीं और जाकर पेस्ट हो जाता है या फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उस पार्ट को कहा जाता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, या फिर उसको जंपिंग जीन भी बोलते हैं। तो इनके अंदर दो क्लासेस होती है, क्लास 1 और क्लास 2। तो यहां पर ये जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस होते हैं ये क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो कि मतलब किस तरीके से इनको हम पहचान सकते हैं, उनके पास होते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, यानी कि जिसको कहा है एलटीआर। यहां पर ये जो एलटीआर दिया है इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। यहां पर प्रेजेंट होते हैं डायरेक्टली फ्लैंक एंड इंटरनल कोडिंग रीजन। जैसे देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो बीच में ये जो ब्लू वाला पार्ट है, स्काई ब्लू वाला पार्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है एक ऐसे जीन को जो कि आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, आगे जाकर आरएनए को बनाएगा। ठीक है, लेकिन इसके दोनों ही साइड यहां पर भी एलटीआर है और यहां पर भी एलटीआर है, यानी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है यहां पर, और यहां पर भी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है। तो ये पूरा ही क्या हो गया है, ये पूरा हो गया है एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस। ठीक है, लिखा भी है देखो यहाँ पर जो इंटरनल कोडिंग रीजन होता है वो कवर हो रखा होता है विद एलटीआर से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस होते हैं उनको कोपिया एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जीनोम के अंदर इनकी बहुत सारी कॉपी होती है, तो इसलिए कोपिया एलिमेंट कहते हैं। जैसे देखो ग्रुप्स ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन हाई कॉपी नंबर अप टू अ फ्यू मिलियन कॉपीज पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड प्लांट जीनोम। यानी इन सभी के अंदर इनकी जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम इनको कोपिया एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अपने पहले को जो दिया है उसको मैच कर लेते हैं। तो देखो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस क्या होते हैं, कोपिया एलिमेंट होते हैं, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। और देखो यहाँ ए का सेकंड हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी तो हम सब पहले ही कट कर सकते हैं, हमारा आंसर तो आ ही गया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस। तो देखो यहां पर ये जो नॉन एलटीआर है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। रेट्रो ट्रांसपोजेंस आर प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक जीनोम। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उनके जीनोम के अंदर ये रेट्रो ट्रांसपोजेंस मिलते हैं, और ये नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एलटीआर की बात करें जो हम लास्ट टाइम अभी देख के आए हैं, यहाँ पर क्या है आपने देखा एलटीआर है, 5 प्राइम पर एलटीआर है, और यहाँ 3 प्राइम पर भी एलटीआर है, और बीच में एक ऐसा जीन है जो कि आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, डायग्राम्स को देखते हैं, तो यहां आप पाएंगे कि यहां एलटीआर रीजन प्रेजेंट नहीं है, बस ऐसा जीनोम है जो कि आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, लेकिन वो कवर नहीं है एलटीआर से, तो इन्हें कहते हैं नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर आती हैं दो टर्म्स, दैट इज शॉर्ट इंटरस्पेस्ड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जिसको साइन कहा जाता है, और एक आता है लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियेट एलिमेंट्स जिसको लाइन कहा जाता है। साइन का एग्जाम्पल यहाँ पर है एएलयू एलिमेंट, और जो लॉन्ग मतलब लाइन का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर L1 एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन के बारे में बताया है कि साइन क्या होता है, साइन है यहाँ पर ALU एलिमेंट, तो C का हो जाएगा थर्ड। और देखो यहाँ पर ये जो नॉन LTR अभी हम पढ़ के आए हैं, ये एक ऐसा रीजन होता है जो बना होता है 7 से लेकर 21 बेस पेयर टारगेट सीक्वेंस, यानी इस पूरे
रेट्रो ट्रांसपोजन्स में जो 7 से लेकर 21 बेस पेयर ऐसे होते हैं जो कि एक टारगेट सीक्वेंस माना जाता है, ठीक है। तो हमारा बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 3rd। तो ए का 2nd है, बी का 1 है और सी का दिया है 3rd, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। L1 अभी हम देख के आए हैं, वो लाइन का होता है, यहाँ ऑप्शन में हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये आया है यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 8 से एक ही क्वेश्चन आया है। 9 है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये एक ऐसे यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी दिया है कि टेबल बिलो शोज द प्रोटेक्टेड एरियाज, देयर डिस्क्रिप्शन एंड द प्रोटेक्टेड एरिया टाइप, यानी कि आपको एक ऐसा टेबल दिया गया है जिसमें 3 चीजें आपको बताई हैं। एक हमें बताया है प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसा एरिया जहां पर एनिमल्स को, प्लांट्स को रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया है, इस प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बताया है कि वहां किस एनिमल को रखा जाता है, या फिर उसके रिगार्ड में कुछ भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया है। और सेकंड, जो 3rd कॉलम है, इसमें आपको बताया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका टाइप कैसा है, एरिया टाइप आपको बताना है, ठीक है। मैच करके आप यहाँ बताएंगे कि कौन सा किसका राइट है। अब देखो यहाँ पर दिया है आपको 4 ऑप्शन A, B, C, D, ठीक है। मैच करके बताना है कौन सा सही है। चलिए, तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं टाइप नहीं कर रही थी, मुझे टाइप करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, उस जो यहाँ पर टेबल दिया है क्वेश्चन में, उसको ही थोड़ा एडिट करके, कट करके, पेस्ट करके, और आपका सही आंसर मैंने निकाल दिया है, ठीक है। फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड है बीएस कंजर्वेशन रिजर्व, 3rd है क्योलेडा नेशनल पार्क, और 4th हमें दिया है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो यहाँ पर ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि 1 हॉर्न रिनोसिरोसिस की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, यानी कि रखता है। इसके पास सबसे ज्यादा रिनोसिरोसिस प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ अगर इसके टाइप की बात करें कि इसका एरिया टाइप कैसा है, तो वो है यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इसका एरिया टाइप है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया टाइप जो है वो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड की, बेस कंजर्वेशन रिजर्व की, तो यहाँ पर देखो साइट फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज मैसीर, हॉग डियर, स्मूथ कोटेड ओटर्स। तो यानी कि यहाँ पर जो थ्रेटेंड है, यानी काफी वल्नरेबल है, वो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो कौन कौन से है, मैसीर है, हॉग डियर है, स्मूथ कोटेड ओटर जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं बेस कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर, ठीक है। और उसका जो प्रोटेक्टेड एरिया साइट है वो है रामसर वेटलैंड साइट, ठीक है। 3rd की बात करते हैं क्योलेडा नेशनल पार्क की, तो ये मेजर विंटरिंग एरियाज है फॉर द लार्ज मेंबर ऑफ द एक्वेटिक बर्ड। जो एक्वेटिक बर्ड होती है उनको होल्ड करने के लिए ये क्योलेडा नेशनल पार्क है, और इसका भी जो एरिया टाइप है वो यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। 4th की बात करते हैं मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये होम टू मैनी एंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द टाइगर और पिग्मी हॉग, इंडियन रिनोसिरोस एंड एशियन एलिफेंट। तो यहाँ पर इनका जो पॉपुलेशन है वो इसमें रखा गया है, और इसका जो एरिया टाइप है वो भी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। चलिए, तो फिर इनको एक बार मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो बेस कंजर्वेशन रिजर्व है उसमें D3 आएगा, D3 यानी कि साइट फॉर इनहेरिटेड। अभी देख लेते हैं इसको, बिल्कुल सही बताया है इतना तो, कि जो बेस कंजर्वेशन रिजर्व है वो साइट है फॉर द थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज मैसीर, हॉग डियर और स्मूथ कोटेड ओटर। तो ये तो ठीक कहा है कि यहाँ पर D3 होता है, और इसका टाइप कौन सा है, टाइप है इसका T1, यानी कि टाइप कैसा है, T1 ही है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी सही। अच्छा, हमसे पूछा है नोट करेक्ट, हमसे गलत पूछा है, तो ये तो सही बताया है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बताएं तो D1 कहा है, D1 यानी बिल्कुल सही है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करता है। इसके बाद दिया है T2 होता है, यानी कि ये यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है कि जो क्योलेडा नेशनल पार्क है इसमें D2 दिया है, D2 यानी कि ये मेजर विंटरिंग एरियाज है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक बर्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है। और T2 होता है, यानी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एक बार चलिए मैच भी कर लेते हैं। जो क्योलेडा नेशनल पार्क है वो एक्वेटिक बर्ड के लिए है और यूनेस्को है, ठीक है। तो एक्वेटिक बर्ड के लिए है और यूनेस्को है, बिल्कुल सही है। अच्छा, डी की बात कर लेते हैं कि जो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो D4 है, यानी होम टू मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज, बिल्कुल सही है। और T1 है, यानी रामसर वेटलैंड साइट है, ये गलत है, क्योंकि देखो जो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था वो यूनेस्को के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कुछ सही दिया है, बस जो 4th ऑप्शन है उसको T1 न देकर T2 देना था अगर ये सही करना था तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर T1 दिया है तो ये गलत हो जाएगा, हमसे पूछा भी गलत है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द D ऑप्शन, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगेन ये आया है यूनिट नंबर 9 से। क्वेश्चन दिया है मैच द इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व विद द की फोना दे आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन के रिगार्ड में ही दिया है, आपको 2 कॉलम देके रखे हैं। कॉलम पी के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व दिया है और कॉलम क्यू के अंदर यानी इस एरिया में कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है वो आपको दिया है। मैच करके बताना है कि कौन सा सही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है गल्फ ऑफ मन्नार की, दिहांग डिबांग की, ग्रेट निकोबार की, सेसचलम हिल्स की और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। चलिए मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, इसके अंदर मिलता है डुगोंग। डुगोंग एक एनिमल है जो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो दिहांग डिबांग है उसमें रखा जाता है मस्क डियर को। इसके बाद जो ग्रेट निकोबार है वहां रखा जाता है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को। इसके बाद जो सीसाचलम हिल्स है वहां रखा जाता है सिलेंडर लोरिस को। इसके बाद जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां रखा जाता है लायन टेल्ड मैकाक्यू को, ठीक है। ये आपको याद करना है, याद करने के बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो गल्फ ऑफ मन्नार है अभी हमने देखा है डुगोंग को वहां पर रखा गया है, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड हमें 2 ऑप्शन में देके रखा है, फर्स्ट में और थर्ड में। चलिए तो इन 2 को तो हम कट कर सकते हैं। इसके बाद बात की गई है दिहांग और डिबांग की, तो उसमें रखा गया है मस्क डियर को, एग्जैक्टली तो इसमें रखा गया है मस्क डियर को, यानी बी का हो जाएगा 1, और बी का 1 हमें केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो थर्ड को भी हम कट कर सकते हैं। हम अपने आंसर पर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्रेट निकोबार है उसमें रखा गया है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को। इसके बाद जो सीसाचलम हिल्स है इसमें रखा गया है सिलेंडर लोरिस को। इसके बाद जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां रखा गया है लायन टेल्ड मैकाक्यू को, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस आपको ये बातें याद रखनी है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 12 से, यानी 10 से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इकोलॉजी से नहीं आया है और एवोल्यूशन से भी नहीं आया है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी की। तो देखो क्वेश्चन दिया है द टेबल बिलो लिस्ट टर्म यूज्ड इन बायो रेमिडिएशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द टर्म। कॉलम एक्स के अंदर आपको कुछ ऐसी टर्म्स दी गई हैं जो बायो रेमिडिएशन के अंदर यूज की जाती हैं, और कॉलम वाई के अंदर उसके बारे में बताया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यानी कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही बता रहा है, किसके बारे में क्या चीजें सही हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है व्हाट इज बायोवेंटिंग, हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज नेचुरल एटेन्यूएशन, व्हाट इज एयर स्प्रेइंग और व्हाट इज बायोस्टिमुलेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बायोवेंटिंग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो इन चीजों को समझाने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देती हूँ। देखो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक ऐसा एरिया है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर प्लांट्स आए हैं, तो इसको बोलते हैं लैंड सरफेस, यानी जहाँ पर प्लांट एराइज होते हैं उसको कहा जाता है लैंड सरफेस। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है सरफेस वाटर, यानी कि वाटर का सरफेस वाला एरिया होता है। इसके बाद देखो ये वाला जो एरिया है इसको कहा है अनसैचुरेटेड जोन। इसके बाद ये आया है वाटर टेबल, ये है सैचुरेटेड जोन और ये है यहाँ पर ग्राउंड वाटर। अब 2 टर्म आई हैं अनसैचुरेटेड जोन और एक आया है सैचुरेटेड जोन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सैचुरेटेड जोन का मतलब है एक ऐसा जोन जो कि ऑलरेडी पानी से बिल्कुल फुल है, मतलब वहां पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वहां पर जितने भी पार्ट है वो ऑलरेडी पानी से बिल्कुल फुल है, तो उसे कहा जाता है सैचुरेटेड जोन। और जहां पानी को अभी भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, डिसोल्व किया जा सकता है, उस एरिया को, उस जोन को कहा जाता है अनसैचुरेटेड जोन, ठीक है। तो यहां पर देखो द अनसैचुरेटेड जोन जो है इज द पोर्शन ऑफ द सरफेस अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। यहां पर जो ग्राउंड वाटर है, ये वाटर टेबल जो होता है उसके ऊपर वाला रीजन दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड जोन, और उसके नीचे वाला जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड जोन, ठीक है। अब द सैचुरेटेड जोन अ जोन इन विच ऑल द पोर एंड द रॉक फ्रैक्चर्स आर फिल्ड विद द वाटर अंडरलाइज द अनसैचुरेटेड जोन। इतनी बात समझ आ गई? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज बायोवेंटिंग। देखो बायोवेंटिंग क्या है? एक इन सीटू रेमिडिएशन है। मतलब ये है कि अगर किसी एरिया में कोई कंटामिनेशन हो रखा है, कोई दिक्कत है, कोई डिजीज है, और आप उस डिजीज का या फिर उस कंटामिनेशन का जो ट्रीटमेंट है वहीं पर करते हैं जहां पर वो है, तो उसे बोलते हैं इन सीटू रेमिडिएशन। और अगर आप उस चीज का ट्रीटमेंट वहां से हटाकर उसे कहीं और ले जाते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स सीटू रेमिडिएशन, ठीक है। तो ये जो बायोवेंटिंग है ये एक इन सीटू रेमिडिएशन है। इसमें होता क्या है कि किसी भी एरिया है, कोई भी एरिया है, यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से जो आसपास का जो कंटामिनेशन है उसको ये ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म to biodegrade the organic constituent adsorbed to the soil in the unsaturated zone। यानी कि अनसैचुरेटेड जोन में अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि कंटामिनेशन कर रहा है तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही है उनको और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वो अपने काम को यानी ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको डिग्रेड कर पाए अच्छे से और ज्यादा स्पीड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया भी है कि ये जो सोयल है ये वाटर टेबल है, यानी कि जो पूरा पार्ट है ये अनसैचुरेटेड जोन है, वहां पर ये पाइप्स लगा दिए जाते हैं और इन पाइप के थ्रू एयर को यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो इस एरिया में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने काम को और स्पीडली करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायो वेंटिंग। बात समझ आई? ठीक है, चलिए तो इसको एक बार मैच कर लेते हैं। बायो वेंटिंग हमने देखा है अभी क्या है। बायो वेंटिंग में यस ये हो जाएगा, इट इज द टेक्निक टू एड द ऑक्सीजन डायरेक्टली टू अ साइट ऑफ द कंटामिनेशन इन एन अनसैचुरेटेड जोन विच स्टिमुलेट इन सीटू एरोबिक डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो मैच हो जाएगा थर्ड से, और ए का थर्ड हमें 3 ऑप्शन में देके रखा है, केवल हम एक को ही कट कर पाए हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एयर स्प्रेइंग की, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है कुछ खास मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि एयर स्प्रेइंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो एयर स्प्रेइंग है इसमें क्या होता है, इट इज अ टेक्निक टू एडिंग द ऑक्सीजन टू द सैचुरेटेड जोन बिलो वाटर टेबल टू स्टिमुलेट द डिग्रेडेशन। दोनों में डिफरेंस ये है कि बायोवेंटिंग में तो जो अनसैचुरेटेड जोन होता है केवल वहां तक ही ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन बायो स्प्रेइंग के अंदर एयर स्प्रेइंग के अंदर क्या होता है कि वहां पर जो सैचुरेटेड जोन जो होता है यानी कि ये वाला जो जोन है यहां तक पाइप्स लगाए जाते हैं और फिर यहां एयर को दिया जाता है, और जो बायोवेंटिंग है उसमें केवल यहां तक पाइप होता है और फिर एयर का फ्लो कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ टेक्निक टू एडिंग ऑक्सीजन टू द सैचुरेटेड जोन बिलो वाटर टेबल टू स्टिमुलेट द डिग्रेडेशन। ठीक है, तो सी का हो जाएगा सेकंड, और सी का सेकंड जो है हमें 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये फर्स्ट भी हम कट कर सकते हैं। हमारे पास बचे हैं लास्ट के 2 ऑप्शन। अभी बात कर लेते हैं व्हाट इज नेचुरल एटेन्यूएशन एंड व्हाट इज बायोस्टिमुलेशन। तो देखो यहाँ पर जो बायोस्टिमुलेशन है इसका मतलब है रेफर टू द एडिशन ऑफ रेट लिमिटिंग न्यूट्रिएंट लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डोनर टू सेवरली polluted site to stimulate the existing bacteria to degrade the hazardous and toxic contamination। मान के चलो कोई भी एक साइट है और उस साइट के अंदर काफी सारा टॉक्सिक एलिमेंट इकट्ठा हो गया है। ठीक है, वहां पर काफी सारा, एक मिनट रुकिएगा, हमने माना कि हमारे पास ये कोई साइट है, इस साइट के अंदर काफी सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो स्टोर हो गया है, और यहाँ पर ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि इस ऑर्गेनिक मटेरियल को या फिर टॉक्सिक मटेरियल को अपना फूड बनाते हैं, उसको एक अनटॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बायोस्टिमुलेशन में क्या होता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सभी चीजें दी जाती हैं, जैसे कि वहां पर उन्हें फॉस्फोरस दिया जाता है, नाइट्रोजन दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर दिए जाते हैं, ताकि वो इस टॉक्सिक मटेरियल को इनगल्फ कर ले, फूड बना ले अपना, और फटाफट से वहां टॉक्सिक चीजों को अनटॉक्सिक चीजों में कन्वर्ट कर दे। इसे बोलते हैं बायोस्टिमुलेशन। ठीक है, अब एक लास्ट टर्म है दैट इज नेचुरल एटेन्यूएशन। इसका मतलब क्या है, नेचुरल एटेन्यूएशन रेफर टू द इंट्रिंसिक प्रोसेस ऑफ बायोरेमिडिएशन डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स which under favorable condition act without human intervention reduce the mass, volume, toxicity और concentration of the कंटामिनेशन। इसमें क्या है कि आपके पास फिर एक साइट है और वहां पर फिर से कोई टॉक्सिक एलिमेंट जो है इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि खुद ही जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो खुद से अपना काम करते रहते हैं। यानी देखो बायोस्टिमुलेशन में तो क्या किया है, हमने खुद से उनको न्यूट्रिएंट दिए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, जिन चीजों की भी उनको रिक्वायरमेंट है हमने फुलफिल की है। लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल एटेन्यूएशन है, इसमें जो यहाँ ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो भी टॉक्सिक चीजों पर वर्क करते हैं वो खुद से ही अपना काम कर रहे होते हैं, हम ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर उसमें नहीं होता है, उसे बोलते हैं नेचुरल एटेन्यूएशन। ठीक है, चलिए तो इनको भी मैच कर लेते हैं।
देखो यहाँ पर जो नेचुरल एटेन्यूएशन है उसमें क्या होता है, इंडिजिनस लेवल ऑफ कंटामिनेंट डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, वो खुद से ही चीजों को डिग्रेड कर रहे होते हैं, तो बी का हो जाएगा 1। इसके बाद बायोस्टिमुलेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन बाय एडिंग द न्यूट्रिएंट टू इनहांस द बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, वहां पर डिग्रेड करने की जो प्रोसेस है उसको इनहांस करने के लिए चीजें ऐड की जाती हैं, सो डी का हो जाएगा 4th। और डी का 4th हमें केवल 4th ऑप्शन में दिया है, तो 3rd भी हम कट कर देंगे, हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा द 4th ऑप्शन। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये यूनिट 12 का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आया है यूनिट नंबर 13 से, यानी मेथड्स इन बायोलॉजी से। क्वेश्चन में आपको दिया है गिवन बिलो आर टर्म्स रिलेटेड टू द जीनोम एडिटिंग टूल इन कॉलम ए एंड देयर फीचर इन द कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए के अंदर आपको कुछ ऐसी टूल दी गई हैं जो कि जीनोम को एडिट करने में हेल्प करते हैं, और कॉलम बी के अंदर इनका फीचर बताया है कि ये कैसे काम करते हैं। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किसका फंक्शन है, कौन सा किसका वर्क है। ठीक है, यहाँ बात की गई है ZFN की, मेगा न्यूक्लियस की, CRISPR-Cas9 की और टेलिन की। चलिए मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ZFN। तो देखो ZFN क्या होता है, ZFN का जो फुल फॉर्म है वो है जिंक फिंगर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट होता है उसको कट करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए होता है ये टर्म, दैट इज न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है यानी जीनोम को डिग्रेड कर सकता है, साथ साथ उसके पास जिंक प्रेजेंट होगा, सो दिस इज कॉल्ड जिंक फिंगर न्यूक्लियस। अब देखो ये होता कैसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिंक फिंगर डोमेन होता है, ऐसी इसकी दो सब यूनिट होती है, ये एक सब यूनिट है, ये दूसरी है। यहाँ पर देखो जिंक फिंगर डोमेन है और इसका जो साइट है ये फ्लेक्सिबल लिंकर है, और जो फोक साइट होती है जो एग्जैक्टली जाकर चीजों को कट करता है उसको फोक 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता है। जो उसका दूसरा सब यूनिट है उसके पास भी जिंक फिंगर डोमेन होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल लिंकर होता है और यहाँ पर भी फोक 1 प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होगा, जैसे कोई डीएनए का एक साइट है जहां पर कट करना है, जहां पर डिग्रेड करना है, तो एक स्ट्रैंड पर बाइंड होता है एक जिंक फिंगर डोमेन का एक सब यूनिट, और दूसरे स्ट्रैंड पर बाइंड होता है दूसरा सब यूनिट। और जब वो अपनी स्पेसिफिक साइट पर आ जाते हैं, यानी ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कहाँ कट करना है, आने के बाद फिर वो इस तरीके से दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो फिर यहाँ कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे इसको मतलब बोलते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियस, और ये इस तरीके से काम करता है। चलिए इसको एक बार मैच कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया है ZFN के बारे में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द जिंक फिंगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन विद एंडोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ द फोक 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जो जिंक फिंगर डोमेन है वो तो डीएनए से बाइंड करता है, और जो कट करने का काम है वो फोक 1 करते हैं। तो ये किसके अंदर है, ये जिंक फिंगर न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ए का हो जाएगा हमारा 3rd। और ए का 3rd हमें 2 ऑप्शन में देके रखा है, 2nd में और 4th में, तो 1st और 3rd को तो हम वैसे ही कट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज मेगा न्यूक्लियस और CRISPR-Cas9। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज CRISPR-Cas9 टेक्निक। अ डीएनए एडिटिंग टेक्निक called CRISPR-Cas9 work like a biological version of a word processing programs find and replace function। यानी ये कैसे काम करता है, फाइंड करता है और रिप्लेस कर देता है। यानी इस टेक्निक के अंदर डीएनए को एडिट किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है उस साइट को जिसे एडिट करना है, जैसे ही वो मिल जाती है फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है जिस चीज से हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये टेक्निक कैसे काम करती है, हमारे पास एक सेल है, सेल के पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है, और इन क्रोमोसोम की किसी साइट पर हमें एडिटिंग करनी है। तो इस सेल के अंदर कुछ चीजें भेजी जाती हैं, जैसे कि वहां पर एक गाइड मॉलिक्यूल होता है, एक हेल्दी डीएनए की कॉपी होती है जो हम ऐड करना चाहते हैं, एक डीएनए कटिंग एंजाइम होता है। ठीक है, अ सेल इज ट्रांसफेक्टेड विद एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग, इनके पास ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद ये जो गाइड मॉलिक्यूल होता है ये देखता रहेगा कि कहां पर, मतलब इसका फाइंड करने का काम होता है कि कहां पर हमें कट करना है और रिप्लेस करना है। जैसे ही ये गाइड मॉलिक्यूल उस चीज को ढूंढ लेता है, उसके बाद फिर ये जो डीएनए कटिंग एंजाइम है ये यहाँ पर कट लगाएगा, और कट लगने के बाद जो हेल्दी डीएनए कॉपी हमने सेंड की है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसके बाद हमारा जो जीनोम है वो एडिट हो गया है। ठीक है, तो ये काम होता है डीएनए एडिटिंग का इन CRISPR-Cas9 टेक्निक में। चलिए इसको भी एक बार मैच कर लेते हैं। तो जो CRISPR-Cas9 है इसमें क्या होता है,
हाँ देखो इसमें जो टारगेट स्पेसिफिसिटी यूजिंग द गाइड आरएनए, अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक गाइड मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो गाइड आरएनए होता है। तो यहाँ पर जो CRISPR-Cas9 है ये टारगेट स्पेसिफिक होता है, यानी ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कट कर देगा, इसका स्पेसिफिक टारगेट होता है, उसको फाइंड किया जाता है, फिर कट किया जाता है और फिर रिप्लेस किया जाता है, तो वो गाइड आरएनए की हेल्प से किया जाएगा। तो सी का हो जाएगा फोर्थ, और सी का फोर्थ केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, तो फोर्थ को भी हम कट कर सकते हैं, हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज क्रिस्पर। अच्छा ये तो हो गया है, सी हो गया है, ए हो गया है। बात कर लेते हैं व्हाट इज मेगा न्यूक्लियस और टेलन। अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज टेलन। देखो टेलन का फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, जिनको टेलन कहते हैं शॉर्ट में। कंप्राइज अ नॉन स्पेसिफिक डीएनए क्लीविंग न्यूक्लियस फ्यूज टू अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन। देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि टेलन होता कैसा है। उसके पास एक एन टर्मिनल डोमेन होता है, एक सी टर्मिनल डोमेन होता है और एक टेलन रिपीट डोमेन होते हैं, और यहाँ लास्ट में होता है फोक न्यूक्लियस डोमेन, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो है ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, यानी जो डीएनए से बाइंड करेगा, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसका काम होता है डिग्रेड करना या फिर कट करने का। इसके पास भी दो सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट एक स्ट्रैंड से बाइंड करेगी डीएनए के, और जो दूसरी सब यूनिट है वो दूसरे स्ट्रैंड से बाइंड करेगी। जैसे ही ये स्पेसिफिक हो जाता है और वो साइट को ढूंढ लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये बाइंड कर लेंगे, और बाइंड करने के बाद ये जो न्यूक्लियस डोमेन होता है ये यहाँ पर कट कर देता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेलन टेक्निक, जो कि डीएनए को एडिट करने में ही हेल्प करता है। ठीक है, एक लास्ट टर्म रह गई है, दैट इज मेगा न्यूक्लियस। इसमें देखो क्या होता है, मेगा न्यूक्लियस को ही हम होमिंग एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये क्या है, आर हाईली स्पेसिफिक डीएनए क्लीविंग एंजाइम आर कॉल्ड मोलिकुलर डीएनए सीजर्स, यानी कि डीएनए को कट करने के लिए एट द स्पेसिफिक साइट पर मेगा न्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है। दे कैन बी यूज टू रिप्लेस, एलिमिनेट और मॉडिफाई द सीक्वेंस इन अ हाईली टारगेटेड वे। मतलब अगर देखो पूरा जो डीएनए है इसकी केवल अगर इस साइट पर ही हमें कुछ चेंज करना है, यानी स्पेसिफिक साइट पर चेंज करना है, तो मेगा न्यूक्लियस को इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकता है, एलिमिनेट भी कर सकता है, मॉडिफाइड भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड होमिंग एंडोन्यूक्लियस, या फिर इसी को ही मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमने देखा कि मेगा न्यूक्लियस क्या है, होमिंग एंडोन्यूक्लियस होता है, तो बी का हो जाएगा 1। और यहाँ पर जो टेलन है ये क्या हो जाएगा, रिपीट ऑफ 35 अमाइनो एसिड लेंथ ईच अमाइनो एसिड बाइंडिंग अ स्पेसिफिक डीएनए बेस इन द टारगेटेड सीक्वेंस। यहाँ पर देखो ये जो रिपीट दिया है, बीच वाला जो पार्ट है ये टेलन वाला, ये 35 बेस पेयर का होता है। ठीक है, ओके, इसको हम एक बार मैच कर लेते हैं। 35 बेस पेयर नहीं होगा, एक्चुअली जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो वहां पर 35 अमाइनो एसिड का रिपीट मिलता है, तो डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो डी का सेकंड भी दिया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 13 से आया है, दिया है गिवन बिलो आर अ लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स इन कॉलम ए एंड द एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज एंड फीचर एंड डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो टर्म्स यूज की जाती हैं वो कॉलम ए के अंदर आपको दिया है, और इनका फीचर, उनका डिस्क्रिप्शन वो आपको कॉलम बी के अंदर दिया है। मैच करके बताना है कि कौन सा किसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है एनोवा के बारे में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, स्टैंडर्ड एरर के बारे में और कर्टोसिस के बारे में। चलिए मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनोवा। तो देखो एनोवा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इज आ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज्ड टू कंपेयर वेरिएंस अक्रॉस द मीन ऑफ डिफरेंट ग्रुप। यानी देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, हमको चीजें मेजर करनी है। आपने वहां पर मीन फाइंड आउट कर लिया, यानी एवरेज फाइंड आउट कर लिया है हर एक ग्रुप का। अब एवरेज फाइंड आउट करने के बाद वो जितने भी एवरेज आए हैं सब में डिफरेंस होता है, उसको कहा जाता है वेरिएंस। यानी कि जितने भी ग्रुप हैं उनके मीन में जो भी डिफरेंस आया है उसको वेरिएंस कहते हैं। और इस वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है, दिस इज कॉल्ड एनोवा। ठीक है, यानी देखो लिखा भी है एनोवा क्या है, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो यूज किया जाता है टू कंपेयर द वेरिएंस अक्रॉस द मीन, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप के जो मीन आए हैं उनमें कितना वेरिएंस है उसको कंपेयर करने के लिए एनोवा को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। तो एनोवा क्या है, एनोवा है कंपैरिजन ऑफ मीन ऑफ 2 और मोर सैंपल, यानी अगर आपके पास डिफरेंट सैंपल हैं उनके मीन के वेरिएंस को कंपेयर करने में यूज किया जाता है एनोवा। तो यहां पर ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारे सारे कट जाएंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज आर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोबेबिलिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके जहां पर डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट का मतलब है कोई कंटिन्यूअस नंबर नहीं है, डिस्क्रीट एक एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर दी गई है प्रोबेबिलिटी के केस में, तो उसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, It gives the probability of an rare event happening a certain number of time within a given interval of time or space. एंड देखो, अगर कोई भी एक प्रोसेस चलती जा रही है बिल्कुल सेम ऐसे जैसे वो हमेशा से होती है ऐसे होती जा रही है, लेकिन अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है और वो चेंज काफ़ी रेयर है, यानी कि बहुत सारे सेम चीज़ें होने के बाद फिर वो इवेंट हुआ है, तो उसे बोलते हैं रेयर इवेंट। तो उस रेयर इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी है होने की, उसको बताता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, मैं आपको अगर बता देती हूँ कि यहाँ अभी भी 1 आया है, अभी भी 1 आया है, फिर 1 आया, फिर 1 आया, आपने कुछ भी काम किया है उसका जो रिजल्ट है आपको 1 1 मिल रहा है। ऐसे ही काफी टाइम तक आपको 1 1 मिलता रहा, लेकिन एक टाइम आया कि आपको 1 ना मिलकर वहां 2 मिला है और फिर से 1 मिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो 2 है, मतलब ये जो 2 मिला है, ये काफी रेयर इवेंट है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको 1 ही मिला है, आगे भी 1 ही मिल रहा है, लेकिन एक बार 2 मिला है, तो ये एक रेयर इवेंट है। तो इस रेयर इवेंट की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये बताता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और आप इसको इस टर्म में भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये एरर आया है। अब देखो, यहाँ भी 1 1 1 1 आ रहा था, लेकिन एक बार 2 आ गया है, तो ये एक रेयर इवेंट तो है ही, साथ साथ हम इसको एरर भी बोलते हैं कि यहाँ कोई गलती हुई है, इस वजह से 2 आया है, बाकी 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि हमें बताता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें बताता है, देखो इसको मैच कर लेते हैं, क्वांटिफाई एरर इन द काउंट डेटा। मतलब कि जो एक डेटा है आपके पास जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंट डेटा है, उसमें अगर कोई एरर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उस एरर के आने की या फिर उस रेयर इवेंट के आने की, वो बताता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा बी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहां पर बी का 1 ही दिया हुआ है। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर एंड व्हाट इज कर्टोसिस, चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखो, कर्टोसिस क्या होता है, इज अ मेजर ऑफ द टेल्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। टेल्डनेस इज हाउ ऑफन आउटलायर्स अकर, यानी कि देखो, कोई भी आपके पास कर्व है तो ये जो पार्ट होती है, इसकी जो पीक होती है, उसे बोलते हैं टेल्डनेस, उसको बोलते हैं टेल्डनेस। तो यहाँ जो कर्टोसिस होता है वो हमें मेजर करके बताता है कि किसी भी कर्व का जो पीक पॉइंट है वो कितना पीक है, यानी कितना वो वहां पर ज्यादा शार्प रहेगा। ठीक है, अगर उसके फर्दर टाइप्स भी होते हैं, अगर वो काफी ज्यादा शार्प होता है तो उसको लिपेटोकोर्टिक बोलते हैं, अगर वो थोड़ा एवरेज रहता है तो उसको मीजोकोर्टिक बोलते हैं, और जो सबसे ही कम पीक पे होता है, यानी उसकी जो टेल्डनेस है वो सबसे कम होती है, उसे बोला जाता है प्लेटिकोर्टिक। ठीक है, तो यहां पर चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं कि कर्टोसिस क्या मेजर करता है, ये पॉइंटेडनेस बताता है ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी आपने कर्व बनाया है वो कितना पीक है, उसका कितना टेल्डनेस है, वो हमें बताता है कर्टोसिस। तो यानी डी का हो जाएगा 2, और डी का यहाँ पर 2 ही दिया है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। तो ये हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ रिपीटेड सैंपल मीन्स अराउंड द ट्रू वैल्यू, यानी कि चलो मैं इसको समझा देती हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है कि यानी आपके पास कोई एक सैंपल दिया गया है और उसका आंसर आया है 15, कोई आपके पास एक सैंपल है उसका आंसर 15 आया है, लेकिन जो उसकी रियल वैल्यू है जो आनी चाहिए थी वो 20 थी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रियल वैल्यू है, आपने फाइंड आउट की है 15, तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि कितना डेविएशन हुआ है, कितना डिफरेंस आया है एक रियल एक एक्चुअल रिजल्ट में और जो आपने फाइंड आउट किया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर है जिसको एसई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर का मतलब ही ये है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है उसकी जो मतलब वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस आया है, कितना एरर आया है, उसको मेजर करता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, यानी कि जो सी ऑप्शन है, इसका हो जाएगा कि डिस्पर्जन ऑफ रिपीटेड सैंपल मींस अराउंड द ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उसके कितना दूर या फिर कितना पास हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस पेपर के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।